What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नया महीना है यार, नए जोश के साथ में स्टार्ट करते हैं और जोश इतना हाई होना चाहिए कि महीने के अंत तक ये जोश बना रहे। पहला महीना जैसा भी गया, जो भी दिक्कत रही, जो भी प्रॉब्लम रही, जहां जहां पे भी आप लोगों को लगा आप लोगों को कुछ चीजें फॉलो करनी थी वो नहीं कर पाए, तो सारे गिले सिकवे जो है उनको साइड में रखिए और फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने, उसको अच्छे से ग्रैब कीजिए और चीजों को आगे लेकर चलिए। तो आप लोगों के सामने हर एक दिन नई अपॉर्चुनिटी देता है, तो यहां तो एक नया महीना है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर थोड़ा चेंज किया करो बोरिंग हो गई है चीजें देखते देखते। देखिए, जिंदगी में चेंज जो है वो होना चाहिए, पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आप लोगों को इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मॉर्निंग में उठना है यार, आज नहीं उठते हैं। एक्सरसाइज करनी है यार, आज नहीं करते हैं। कुछ चीजें पढ़नी है, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं यार, आज नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो चीजें हैं, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये चीजें बोरिंग है, तो इनमें आप लोगों को अपना इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरीके से आप लोग इनको बोरिंग बनाते रहे और आप लोग इनको इस तरीके से अगर आप लोग इनको क्विट करते रहे, इनको प्रॉपर वे में अगर फॉलो करके नहीं चले, तो जिंदगी आप लोगों को बहुत गलत डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देगी। एक बार विराट कोहली का इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। उस बंदे के द्वारा बड़ी शानदार बात बोला गया कि यार जिंदगी में देखिए टॉप पे बने रहना आसान नहीं है, पर लेकिन सबसे जो टाइट चीज है वो ऐसी चीज रेगुलर करना जो तुमको बोरिंग लगती है। यानी कि डेली प्रैक्टिस करना, वही प्रैक्टिस करना डेली, एक इतना टाइट शेड्यूल फॉलो करना डाइट का जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में भी है। डेली मॉर्निंग में टाइम पर उठना है, आप लोगों को सही डायरेक्शन में अपनी एक एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, एक सही डाइट भी होनी चाहिए। पर लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको फॉलो करते हैं। आप लोग ये सोचिए, अगर ये भी चीज आप लोगों ने फॉलो कर ली ना, मॉर्निंग में टाइम पे उठना और टाइम पे सोना, तो ये समझिए कि मैक्सिमम लोगों से आप लोग आगे निकल चुके हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों से आप लोग आगे निकल चुके हैं। अगर फिक्स कर दिया है आप लोगों ने सोना और उठना, इससे आप लोग ये सारी चीजें जो हैं वो सेट हो जाएंगी, शेड्यूल में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये दो चीजें अगर आप लोगों ने फिक्स कर ली, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 5 घंटे सोना है, 4 घंटे, 6 घंटे, जो भी छोटे भी लगे आप लोगों का, जो भी बॉडी क्लॉक आप लोगों ने बना रखी है उसको फॉलो कीजिए, पर इसको फिक्स कर दीजिए एक बार कि यार इस टाइम सोना है और इस टाइम उठ रहे हैं, और उसके हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल बनाकर फॉलो कीजिए। तो जिंदगी में जो भी अचीव करना चाहोगे वो आप लोग अचीव कर लोगे। करंट अफेयर अगर आप लोग चाहते हैं तो ये 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती हैं शानदार तरीके से। ये बिल्कुल करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में बंद करा देंगे अगर रेगुलर आप लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल टकटकी लगाकर आप लोगों को ये डिस्कशन देखना है, ताकि वीडियो के एंड में जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो उनका भी आंसर आप लोग अच्छे से दे सको। पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कितनों को पता है, कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसके बाद में फिर आप लोगों को इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात की जा रही है, रिसेंटली अभी एक कंट्री है जिसके साथ मिलकर फ्रेंडशिप पार्क इंडिया के द्वारा ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया गया है। तो ये जो उस कंट्री के जो पर्सन है, इनका नाम है मिस्टर सुकवोक, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। रिपब्लिक ऑफ कौन सी कंट्री यहाँ पर, ये इसका नाम बताना है। इसी के साथ में हमारी कंट्री के हैं यहाँ पर राजनाथ सिंह साहब, जो कि रक्षा मंत्री हैं हमारे। तो ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया, ये जो फ्रेंडशिप पार्क है? पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए आप लोग। आगे चलते हैं। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात ये बोली गई है कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री है, इसको द लैंप ऑफ ईस्ट बोला जाता है। द लैंप ऑफ द ईस्ट, यानी कि ईस्ट साइड में लैंप। तो ये किस पर्टिकुलर कंट्री को बोला जाता है? अगर ये शब्द भी आप लोग जानते हैं तो भी यहां पर भी आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। और ये हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी के द्वारा इस कंट्री को बोला गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसके बारे में भी यहां पर कुछ चीजें उकेरी जा रही है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर अंडर जो नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन जो एयर प्रोग्राम है, यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जिसको एनसीएपी बोलते हैं, इसके द्वारा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की गई है। और टारगेट ये रखा गया है कि 20 से लेकर 30% तक यहां पर जो पार्टिकुलेट मैटर है, जिसको पीएम बोलते हैं आप लोग, पीएम 2.5, उनकी कॉन्सेंट्रेट को ये 20 से 30% तक कम कर देंगे। अगर 2017 का बेस मॉडल हम लोग मान के चलते हैं, तो कब तक टारगेट है इनका यहां पर ये कम करने का, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा यहां पर अभी लॉन्च किया गया है ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है यहां पर, तो उसको ठीक करने की बात की जा रही है। और टीबी मुक्त भारत यहां पर ये फोकस एरिया है। तो देखते हैं यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर ये मिलकर काम कर रही है। आयुष मंत्रालय के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर जो यूनियन आयुष मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा एक कमेटी बनाएगी जिसका एम ये है कि योगा जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को देखा जाए और ज्यादा लेवल पर उसको एनहेंस किया जाए। तो ये जो कमेटी है ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो योगा को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ULPIN, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ULPIN क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स के द्वारा यहां पर बेसिकली ULPIN ये स्कीम लॉन्च की गई है 10 राज्य के अंदर में। और आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि 2022 तक, मार्च तक, यानी कि अगले साल यहां पर बिल्कुल मार्च के महीने तक कंप्लीट कर दिया जाएगा इसको, ठीक है।
तो यानी कि पूरा यहाँ पर 1 साल के बाद में सब जगह इंप्लीमेंट की जाएगी। तो ये ULPIN क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है यहाँ से। 15 फाइनेंस कमीशन जो है इसके चेयरमैन कौन है, उनके द्वारा बोला गया है कि जो एजुकेशन है, हाँ सॉरी हेल्थ जो है, ठीक है, एजुकेशन नहीं हेल्थ जो है वो हमारे संविधान में कौन सी लिस्ट के अंदर है और उसको कौन सी लिस्ट के अंदर डालने की बात की जा रही है, यानी कि प्रेजेंट टाइम पर किस लिस्ट के अंदर है हेल्थ और उसको कौन सी लिस्ट के अंदर डालने की बात की जा रही है और इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ में जब मैंने एजुकेशन का नाम ले ही दिया है तो एजुकेशन के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में है, क्योंकि जो हेल्थ और एजुकेशन दो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, अगर ये सही डायरेक्शन में चले तो बहुत सारी चीज सुधार सकते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है अफ्रीकन फॉरेस्ट और इसी के साथ में सवाना फॉरेस्ट में यहाँ पर एक पर्टिकुलर जानवर है, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड की कैटेगरी में दिया है, यानी कि अफ्रीकन फॉरेस्ट में जो है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड और सवाना फॉरेस्ट में जो है उसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में दिया गया है। तो ये जीव जंतु जो भी है इसका नाम आप लोगों को बताना है किसके बारे में बातें की जा रही है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। तो आइए आज की जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कराते हैं, शानदार तरीके से एंजॉय कीजिएगा। उन्हें कहते हैं कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अब हमारी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने वाली है। तो इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के सामने यहाँ पर, जो कि एक ऐसी चीज को यहाँ पर सेव करने के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप लोग इस दुनिया के सारे रंग देखते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, यानी कि जिस इंसान को दिखाई नहीं देता है एक बार उसके बारे में फील करने की कोशिश कीजिए तो आप लोगों को इसकी ग्रेविटी समझ में आएगी कितनी खतरनाक चीज है ये। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि आप लोगों की जो खूबसूरत प्यारी प्यारी आंखें उनका आप लोग ध्यान रख पाओ। 1 से लेकर 7 अप्रैल तक यहाँ पर ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है ताकि आप लोग ढंग से अपनी आंखों की देखरेख कर सको। देखिए अगर आप लोग लैपटॉप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो कोशिश करो कि आंखों को खोलकर दिन में 3 से 4 बार ठंडे पानी से इनको आप लोगों को छपके मारने होने, पानी से इनको धुलना है। इसी के साथ में कुछ और बातें, जैसे कि आप लोगों को डेली जैसे कि आंख की थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उन्हें होता है कि पुतलियों को चारों तरफ को घुमाना, उस तरीके से आंखों को टाइट बंद करना और फिर खोलना, उन्हें कहते हैं एकदम बहुत टाइट से एक बंद करना और फिर खोलना, 3-4 बार उसको करना चाहिए। इसी के साथ में 1-1, 2-2 घंटे पर घर से बाहर निकलकर आप लोगों को ये करना चाहिए कि आसमान की तरफ को देखो, यानी कि थोड़ी दूर की डिस्टेंस देखो, कमरे में ही देखते रहते हो, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस की जो चीजें हैं उससे आप लोगों की आंखों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीजें आप लोग इनमें से कुछ लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो इंप्लीमेंट कर जरूर देखिए, आप लोगों की आंखें जो हैं वो काफी प्रोडक्टिव आप लोग फील करेंगे। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात करते हैं ताकि जो यहाँ पर इस तरीके की हरकतें हैं, जो आंखें इस तरीके से बर्बाद होती हैं, उनको बर्बाद होने से रोका जा सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज के ऊपर। ये जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से छोटी छोटी न्यूज है पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंडिया और यहाँ पर जो बेसिकली जो साउथ कोरिया के बारे में बात की जा रही है। अगर अपनी कंट्री कंपेयर में साउथ कोरिया आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा साउथ कोरिया, और ये है अपनी प्यारी कंट्री, तो यहां से आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि साउथ कोरिया जो है और इंडिया मिलकर एक फ्रेंडशिप जो पार्क यहां पर जॉइंटली इनोग्रेट किया गया हमारी कंट्री में, जो दिल्ली का कैंटोनमेंट एरिया है, यानी कि दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया गया। हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी और यहां पर मिस्टर सुकवुक, तो इनके द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, साउथ कोरिया जिसको आप लोग आज के डेट में देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी कंट्री के जो नोबेल लॉरेट थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके द्वारा यहाँ पर साउथ कोरिया को द लैंप ऑफ द ईस्ट का नाम दिया गया था और इसको यहाँ पर पब्लिश किया गया था कोरिया के अंदर, यहाँ पर डोंग ए आइलोब, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर इसको प्रस्तुत भी किया गया था 1929 में। तो इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, इंडिया जो है वो यहाँ पर 21 जो कंट्रीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें पार्टिसिपेट किया गया था इंडिया के द्वारा। कोरियन जो वॉर थी 1950 से लेकर 1953 तक का, ठीक है। तो अंडर द यूनाइटेड नेशन, आप लोगों को पता है ना यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है, डायरेक्ट हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते कहीं पर भी। जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है, पीस कीपिंग फोर्स क्या काम करती है, पीस कीपिंग यानी कि शांति बनाए रखने का काम, तो उसकी फोर्स में इंडिया भी पार्टिसिपेट है, तो इसलिए इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। तो द लैंप ऑफ द ईस्ट अगर कोई पूछे आप लोगों से कौन है, तो वो है साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर साहब, तो उनके द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि पोल्यूशन जो है उसको कम किया जाए। तो इसके चलते जो स्टेट का कंट्रोल बोर्ड है, खासकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि जो शहर में जो खासकर जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है, म्युनिसिपैलिटी वगैरह, या फिर कोई भी जो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है, उनके साथ में मिलकर यहाँ पर 132 के करीब ऐसी सिटीज है हमारी कंट्री में जो आइडेंटिफाई की गई है, यानी कि 132 सिटी है जिनको देखा जाएगा, ताकि प्लान बनाया जाएगा ताकि पोल्यूशन को कम कर सके। आप लोगों से पूछा जाएगा कि किसके हिसाब से ये काम किया जा रहा है हमारी कंट्री में, तो एक
प्लान आया था हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनसीएपी भी जिसको आप लोग बोलते हैं। इस प्रोग्राम का टारगेट क्या था? इसका टारगेट ये रखा गया था कि यार 20 से लेके 30% तक का जो प्रदूषण है वो आप लोग कम कर रहे हैं। किसकी फॉर्म में? जो पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 जिसको आप लोग बोलते हैं ना, कब तक करना है? 2024 तक करना है। एक क्वेश्चन और बन जाएगा, बेस ईयर क्या है यहाँ पर? तो बेस ईयर है 2017। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो न्यूज से निकल जाएगी, क्वेश्चन कई सारे बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी कंट्री में जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्ट्री है इनके पास में, तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है उसको रोका जा सके, तो इसके चलते इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। और ये बेसिकली किसके तहत काम किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो टीबी मुक्त भारत, यानी कि अब टीवी देखना बंद कर दो, अब सीधा यूट्यूब देखा करो। टीबी मतलब बीमारी जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो प्रॉपर एक्शन प्लान लेने की बात की जा रही है, तो स्पेशल एडिशन यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्ट्री का जो पब्लिकेशन है जिसका नाम रखा गया अलेक। ठीक है, तो यहाँ पर ये टीबी के बारे में बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को कैसे खत्म करना है इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। देखिए कई सारे एरिया में ना बहुत खतरनाक है बीमारी, तो कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, तो यही कुछ फोकस एरिया यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 और इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली निकल कर आ रही है यहाँ पर आयुष मंत्रालय की साइड से। इसके द्वारा यहाँ पर एक कमेटी सेटअप की गई है अभी, जो कि यहाँ पर जो हम योगा वगैरह करते हैं उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है। आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो योगा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो कोशिश ये किया करो, 2 योगा तो जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। एक तो है कपालभाति और दूसरा है अनुलोम विलोम। कपालभाति आप लोगों का जो फैट वगैरह है या फिर पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो सारी खत्म करेगा, और जो अनुलोम विलोम है आप लोगों की जो माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और आप लोगों का माइंड कॉन्सेंट्रेट करने में आप लोगों को हेल्प करेगा। तो अगर स्टूडेंट हैं तो ये 2 योगा आप लोगों को जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाने चाहिए। यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है डॉक्टर HR नागेंद्र। ठीक है, तो ये चांसलर हैं आज के डेट में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान, जो कि कहां पर है? ये है कर्नाटका के अंदर। तो यहाँ पर इसके चेयरपर्सन है, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। तो ये जो कमेटी है यहाँ पर ये बेसिकली क्या काम करेगी? ये मई 2020-21 तक का अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और उसके बेस पर देखा जाएगा कि कैसे हम लोग योगा को अपनी कंट्री में और ज्यादा पॉपुलराइज कर सकते हैं, यानी कि और ज्यादा अच्छे से हम लोग फोकस देकर चल सकते हैं। तो ये इसका पर्पज है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि आर्मी आज की डेट में भी अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो उनके खिलाफ यहां पर डिस्क्रिमिनेशन रखती है। खासकर पहले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि आज के डेट में शॉर्ट सर्विस कमीशन में तो महिलाओं को रखा जाता है, पर लेकिन परमानेंट सर्विस कमीशन में उनको ढंग से अलाउ नहीं किया जाता है। तो आज की डेट में भी कई सारे ऐसे एरिया देखने को मिलते हैं जिसके चलते यहाँ पर काफी लंबे समय से ये चीजें जो है वो पेंडिंग चल रही हैं, अब तक ढंग से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि 1 मंथ का टाइम दिया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि रिकंसिडर किया जाए यहाँ पर इस डिसीजन को, और इसी के साथ में 2 महीने के अंदर अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेरेशन किया गया था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो वुमेन ऑफिसर को एलिजिबल है परमानेंट कमीशन के लिए, तो यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग उनको एक पर्टिकुलर पोस्ट नहीं दे, क्योंकि संविधान के हिसाब से भी माने तो आप लोग यहां पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट में अगर आप लोग जाएंगे तो इस तरीके से आप लोग सेक्स के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में याद रखिएगा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट में कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर इससे रिलेटेड जरा याद है? बताइए तो सही, जरा ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट से पूछा गया यार आप लोगों को 55 लगभग रिकमेंडेशन हम लोग दे चुके हैं कि भाई साहब इनको अपॉइंट कर दो, अलग अलग हाई कोर्ट में जो जजेस की खाली सीट पड़ी हुई है, पर लेकिन 6 महीने हो गए आप लोगों के कान पे जू नहीं सरक रही है, आपने क्यों अब तक इनको इंप्लीमेंट नहीं किया है? तो ये कोलेजियम के द्वारा पूछा गया। आप लोग बोलेंगे कोलेजियम कौन है? तो कोलेजियम यहाँ पर इनके पापा जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज की अपॉइंटमेंट करते हैं, और इसके अंदर टोटल आप लोगों को 5 मेंबर देखने को मिलेंगे। सबसे बड़े इनके पापा हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें 4 और जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर 5 है इसके अंदर, 5 पांडव हैं जो कि पूरा काम करते हैं कि कैसे कंट्री में कहां पर किस जज को ट्रांसफर करना है और किसका अपॉइंटमेंट करना है। हमारी कंट्री में एक केस था जिसको 3 जज केस बोलते हैं, उसके बाद पर कोलेजियम सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया, इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है गवर्नमेंट को, फिर आगे अपॉइंटमेंट होती है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि 44 जो यहां पर जो वैकेंसी है कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, यहां पर गुवाहाटी और राजस्थान पंजाब हाईकोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन दी गई, पर लेकिन गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग पड़ी हुई है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि उस समय कहीं पर भी रूल रेगुलेशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को अगर आप लोग रिकमेंडेशन दोगे तो गवर्नमेंट उसको तुरंत अलाउ करेगा, गवर्नमेंट उसको रोक कर रख सकता है, ये यहां पर कोई भी ऐसी इसके बारे में डिक्लेरेशन नहीं है। तो इसके चलते यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता को। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, कोलेजियम के बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर कितने हाई कोर्ट हैं? आप लोग जरा बताइए तो कितने हाई कोर्ट हैं? इन टोटल हाई कोर्ट में हमारी कंट्री में जो टोटल सीट है वो है 1080।
1080 में से लगभग 419-20 के करीब जो सीट हैं वो खाली पड़ी हुई है। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आधी सीट खाली पड़ी हुई है हाई कोर्ट में। तो कैसे यहां पर जजेस जो हैं वो ढंग से सुनवाई करेंगे और कैसे रिजल्ट निकलेगा, तो इसको आप लोग खुद से सोच सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, आगे बढ़ता हूं। इंटरनेशनल न्यूज है और इंडिया और जापान के रिलेशन के बारे में यहां पर बात करेगी। एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखना चाहते हैं तो साउथ कोरिया के जस्ट बगल में आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा। तो यहां से जाएंगे तो यह है जापान। ठीक है, समझ लेते हैं न्यूज में क्या बात की जा रही है। न्यूज में ये बोला जा रहा है कि जापान के द्वारा अभी फाइनलाइज किया गया लोन और ग्रांट। लोन क्या होता है, जो कि हम लोगों को वापस देना होता है। ग्रांट क्या होता है कि वो उधारी नहीं देनी है। ठीक है, तो ग्रांट एक तरीका दान आप लोग बोल सकते हो। तो यहां पर अराउंड 233 येन जो है, यहां पर ये 233 बिलियन येन यहां पर जो सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, उसमें इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार वाले एरिया में भी जो यहां पर एक ढांचागत डेवलपमेंट करना है, तो उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। जो यहां पर ग्रांट है अंडमान निकोबार वाले एरिया के लिए, ये 4.01 बिलियन येन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ है पावर सप्लाई के लिए, कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा 15 जो बेसिकली 15 मेगावाट की जो बैटरी है उसके बारे में बात की जा रही है। किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करना है, सिस्टम कैसे स्टेब्लिश करके चलना है ताकि सोलर सिस्टम को हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में जापान जो है ये फर्स्ट एवर जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है, जिसको ओडीए बोलते हैं, ये अंडमान निकोबार वाले प्रोजेक्ट के लिए यहां पर देगा। और अंडमान निकोबार वाले एरिया में खासकर जो आज के दिन में बंगाल वाले एरिया में पड़ता है, वहां पर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट भी काफी उतारू है। आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट भी काफी अच्छे से उसके ऊपर काम कर रही है। तो उसी फील्ड में ये बढ़ता हुआ एक कदम आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात जो आप लोग कंफ्यूज कर रही होगी, जैसे डॉलर के बारे में तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि भाई साहब $1 जो है वो 70 रुपए के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर रुपये के कंपेयर में आप लोग येन की बात करें तो ये कितना आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग देखते हैं, अगर बात करें यहाँ पर 1.5 येन इजकल टू 1 रुपये के इक्वल होता है, यानी कि हमारे रुपये से भी छोटी है। 1 रुपये में आप लोग लगभग आज के डेट में 1.5 येन खरीद सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो जापान घूमने जाते हैं, क्योंकि जापान जो है वो सस्ता पड़ जाता है एज कम्पेयर टू अगर यूरोप जाओगे आप लोग या फिर आप लोग अमेरिका जाओगे, तो वहां हमारी करेंसी कंपेयर में उनकी करेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो जापान में घूमना आसान है यहाँ पर एज कम्पेयर टू अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग जाते हैं, तो जापान में आप लोग आसानी से अपनी ट्रिप जो है वो ले सकते हैं। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट जो है ये गवर्नमेंट जो है एक तरीके से ऐड होता है, जो कि प्रमोट करता है 2 चीजों के लिए। अगर कोई बोले कि ओडीए दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर, उस कंट्री में वेलफेयर के लिए यहां पर बेसिकली ये एक तरीका ऐड दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट बोलते हैं। इसी के साथ में लोन और जो क्रेडिट होता है वो इसको यहां पर एक्सक्लूड रहता है कि मिलिट्री के पर्पज के आप लोग ये यूज नहीं करेंगे। बोला गया ना कि वेलफेयर पर्पज के लिए यूज करेंगे, तो यहां पर मिलिट्री पर्पज के लिए ऐसा नहीं कि आप लोग बॉम्ब खरीदते फिर रहे हैं, इससे आप लोग कोई ऐसा डेवलपमेंट करें, नहीं। ये शांति को एक तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। इंडिया के द्वारा जो टॉप रेसिपिएंट है आज के डेट में, जो जापान से फाइनेंशियल एड जो अंडर ओडीए मिलता है, यानी कि हमारी कंट्री को काफी लार्ज स्केल पर जापान जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। आप लोग बोलेंगे जापान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया अब तक, तो जापान ने बहुत कुछ कर दिया है। हमारी कंट्री में जो दिल्ली मेट्रो है उसमें काफी लार्ज स्केल पे जाकर जापान का इन्वेस्टमेंट है। इवन 4th फेज में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो मेट्रो लाइन है अंडर, यहां पर बात की जा रही है नमा, ठीक है, तो मेट्रो जो कि 2nd फेज है बेंगलुरु के अंदर, तो इसके बारे में बात करें तो इसमें भी जापान बेसिकली हेल्प कर रहा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर जापान हेल्प कर रहा है। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर ये फ्लोरोसिस, एक बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे दांत पर सफेदी सफेदी सी हो जाना। आगे चलकर इस तरीके से यहाँ पर ये मॉडरेट है, यहाँ वेरी माइल्ड बहुत कम है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो गई, यहाँ पर मॉडरेट हो गई और यहाँ पर सीवियर है, यानी कि दांतों की कंडीशन खराब कर देती है बीमारी। तो ये इस बीमारी को भी रोकने की कोशिश की जाती है हमारी कंट्री में। तो खासकर राजस्थान के अंदर ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, झुंझुनू और बाड़मेर वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसके चलते भी यहाँ पर इस बीमारी के लिए भी हेल्प प्रोवाइड जापान के द्वारा की जाती है। और रिसेंटली आप लोगों को पता ही अभी क्वाड जो है, जिसको क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क आज के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पर इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जापान भी उसका पार्ट है। तो 4 नेशन का ये ग्रुप है जिसकी अभी समिट देखने को मिली। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई ये समिट, तो ये ऑर्गेनाइज कराई गई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। और कौन है प्रेसिडेंट, वहां पर है जो बाइडन। कौन से नंबर के, ये 46 प्रेसिडेंट आज के डेट में, तो इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, ये बेसिक है इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में याद रखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां पर बात करते हैं ULPIN स्कीम के बारे में। तो ये किससे रिलेटेड न्यूज है, यहां पर ये जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक नेशनल लेवल की न्यूज। तो ULPIN स्कीम, ULPIN स्कीम के यहां पर
तो 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है यहां पर ये दिया जाएगा लैंड रिकॉर्ड के लिए। देखिए हमारी कंट्री में आज के डेट में किसी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लॉट ले रखा है, उसके दुनिया भर के केस हैं जो कि आज के डेट में कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोई कहता है कि मेरा प्लॉट है, कोई कहता है मेरा प्लॉट है, किसी के नाम है, कोई धोखाधड़ी करके ले गया, तो इसके चलते काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। अब यहां पर 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया रहा है, जैसे आप लोग का आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में कितने डिजिट हर एक के पास में आधार कार्ड है ना, बताइए कितनी डिजिट होती है आधार कार्ड में, देखता हूं किस किसको याद है। तो यहां पर इसी तरीका यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसको ULPIN बोला जा रहा है यहां पर। ये तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड जो रिसोर्सेज है उसके द्वारा बोला गया है कि रिसेंटली अभी यार इसको 10 राज्य में लॉन्च कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इसको पूरी कंट्री में लॉन्च किया जाएगा 2022 तक का, ताकि अगर आगे चलकर कोई भी लैंड से रिलेटेड कोई फ्रॉड नहीं देखने को मिले, गांव वाले एरिया में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आती है तो लैंड का जो लड़ाई होती है उसको रोका जा सके। और इसी के साथ में यहां पर जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के मैटर में यहां पर बताएगा कहां पर कितना ये प्लॉट है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह, कल को गवर्नमेंट भी अगर कोई प्रोजेक्ट लाना चाहती है तो गवर्नमेंट लैंड खरीदती है, तो उसके चलते अगर पता नहीं चल पाता है ये लैंड किसकी है, कैसे कैसे है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है कई बार। तो उसके चलते भी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि यार कम से कम पता होना चाहिए कि किसकी लैंड है, ताकि आसानी से एक सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। तो उससे रिलेटेड भी यहां पर ये इंपॉर्टेंस है इसकी। और इसी के चलते जैसे रेवेन्यू जो कोर्ट है वहां पर हेल्प मिलेगी, या फिर बैंक के जो रिकॉर्ड है वहां पर हेल्प मिलेगी। तो आधार नंबर ऑन ए वॉलंटरी बेसिस, तो आधार नंबर वॉलंटरी बेसिस पर यहां पर यूज किए थे। अगर बात करें यहां पर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2008 में, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे चलकर और कई सारी चीजें स्टार्ट की गई। इस प्रोग्राम को भी एक्सटेंड किया गया 2023-24 तक का, ताकि कंप्लीट किया जा सके ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में। पता चले जैसे आधार नंबर डाला, पता चल गया इस पर्सन का आधार नंबर है, आसानी से आप लोग कोई भी अपना सिम वगैरह खरीद सकते हैं, अपना अकाउंट वगैरह खुलवा सकते हैं। तो उसी पैटर्न पे यहां पर लैंड रिकॉर्ड भी खुलकर आने चाहिए। अगर बात करें यहां पर NGRDS के बारे में, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में यहां पर ये इनिशिएट किया गया इस पर्टिकुलर एरिया में। ULPIN अभी आप लोग देख रहे हैं इसको, ताकि कोर्ट जो है वो लैंड रिकॉर्ड को अंडरस्टैंड कर सके। और इसी के साथ में कंसेंट बेस पर यहां पर आधार कार्ड भी कनेक्ट किया जा सके उसके साथ में, तो पता रहे भाई साहब इस पर्सन का आधार कार्ड इसके साथ में कनेक्ट है, तो इस इंसान का ये लैंड रिकॉर्ड हो गया, उसमें कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले। फायदा क्या होगा, मान लीजिए अब हमारी कंट्री में कई सारी स्कीम लॉन्च की जाती है किसानों के रिलेटेड, तो जिसके पास में कम जमीन है उसके लिए कोई स्कीम लॉन्च करनी है, सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट करना है। कल को कोई डिजास्टर आ जाता है मान लीजिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाना है, पता चला बाढ़ आ गई, खेती बर्बाद हो गई, किस किस की कितनी खेती थी, किस किस के नाम इस पर्टिकुलर एरिया में, तो आसानी से उसका डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। लैंड टाइटल रिकॉर्ड क्लियर रहेगा यहाँ पर, ताकि आगे चलकर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कुछ एक्वायर करना चाहती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर कुछ भी किया जा सकेगा। उसी के साथ में यहाँ पर इजी रहेगा, यहाँ पर किसी के साथ में अगर कोई बात करती है इस तरीके से फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो यानी कि आसानी से पता रहेगा, सही इंसान को सही फायदा मिलेगा। 1988 में यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा कंप्यूटराइजेशन का स्टार्ट किया गया था लैंड रिकॉर्ड का, फिर आगे चलकर 2008 में और थोड़ी स्पीड बढ़ी इसकी और नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आया, और अब चल के यहां पर एक नया प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड, जो यहां पर लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं स्टेट के बारे में, यहां पर बात करते हैं। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है NRC से रिलेटेड। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कालिया तेरा क्या नाम है रे कालिया, तो यह है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है, तो NRC जिसको आप लोग बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोल दिया गया कि भाई साहब हमसे गलती होगी, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अभी रिसेंटली इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ऐसे शब्द बोले गए कि हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करने जा रहे हैं। कई बार ऐसी बातें बोली जाती है, चलिए जो भी है अभी फिलहाल समझते हैं। सेंट्रल के द्वारा बोला गया असम गवर्नमेंट को कि जो रिजेक्शन स्लिप दो, जो भी यहाँ पर अभी जो NRC का डेटा पब्लिश किया गया था 2019 में, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर रह गए थे, तो उनको सबको एक रिजेक्शन लिस्ट उनके पास में होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर वो उसको इंप्लीमेंट कर सके। कहीं उनको जाना है कोर्ट वगैरह में दिखाना है तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ला सके। जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, यहाँ पर एक तरीका रिकॉर्ड है जिससे ये पता चलता है कि कौन हमारी कंट्री का लीगल सिटीजन है, और वो कौन होगा, जिसके पास में उसके डॉक्यूमेंट होंगे वो लीगल सिटीजन होगा। नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो एक्ट है उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो आसाम एक लौता ऐसा राज्य है हमारी कंट्री में जहां पर NRC जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, NRC को जो देखा जा रहा है यहां पर। इसी के साथ में अगर आगे बात करूं यहां पर,
तो यहां पर जो एनआरसी यहां पर एक एक्सरसाइज है आसाम के अंदर, अगर आप लोग बात करते हैं जिसको लगभग 5 ईयर यहां पर एक तरीके से आप लोग समझिएगा, ठीक है। एनआरसी के लिए यहां पर जो 5 साल का टाइम की बात की जा रही है और लगभग 1220 करोड़ के करीब यहां पर इसके ऊपर खर्चा किया जाना है। यहां पर अलग अलग तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा इसको समझना चाहते हैं, देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 6 है, आप लोग अगर बात करेंगे तो ये किसके बारे में बात करते हैं, तो ये सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैंने आप लोग को बता रखा है कि पार्ट 3 में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसी के चलते अगर सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक यहां पर सिटीजनशिप के बारे में बात की जाएगी और पार्ट 2 में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते आर्टिकल 6 जो है यहां पर ये बात करता है इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गई कंट्री अलग अलग, तो यहां पर अगर कट ऑफ डेट क्या है, जो माइग्रेशन टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से इंडिया के अंदर कोई माइग्रेशन आता है तो कट ऑफ डेट जो रखी गई यहां पर जुलाई 1948 रखी गई। पर लेकिन जब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश तो देखिए पहले तो जब पाकिस्तान का पार्ट था तब तक तो उसके लिए भी यही थी, पर लेकिन आगे चल के बांग्लादेश एक नई कंट्री बन गया 1971 में, तो इसके लिए कट ऑफ डेट जो रख दी गई है ये रख दी गई है मार्च 24। और ये किसके तहत यहां पर, जो बेसिकली आसाम जो अकॉर्ड है उसके तहत यहां पर ये बातें बोलेगी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में काफी बड़ा बॉर्डर टच करता है आसाम और काफी सारे जो बांग्लादेशी हैं आसाम के अंदर रहते हैं, तो इसके चलते एक कंडीशन देखने को मिलती है। 19 लाख के करीब लोग जो हैं वो जब 3.29 करोड़ लोग जो हैं उनको जब यहां पर देखा गया, यानी 3.29 करोड़ लोगों में से 19 लाख करोड़ ऐसे थे जिनको अलग निकाला गया और बोला गया कि इनके पास में अभी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यहां पर उसको कैसे लेकर चलना है। तो आसाम स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा रिजेक्ट किया गया है जो एनआरसी है करंट फॉर्मेट में, और डिमांड की जा रही है कि री वेरिफिकेशन किया जाए। लगभग 30% जो नेम है जो एनआरसी से खासकर जो बॉर्डर एरिया में लगते हैं या फिर जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर एरिया के साथ में टच करते हैं, और कई सारे जो 10% के करीब जो रिमेनिंग एरिया में, ये माना जाता है कि यहां पर आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन मार्किंग की जाती है। अब यहां पर ये पूरा प्रोसीजर कौन करवा रहा है, तो होम मिनिस्ट्री करवा रही है। होम मिनिस्ट्री का क्या मानना है इसके बारे में, उन्होंने बोला है कि नॉन इंक्लूजन ऑफ द पर्सन नेम इन द एनआरसी, यानी कि एनआरसी में अगर आप लोगों का नाम नहीं आता है तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा फॉरेनर, नहीं, आप लोगों को यहां पर स्लिप वगैरह दी जाएगी, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है उसके अंदर जाकर आप लोग अपने आप को प्रूव करो कि आप लोग इंडियन सिटीजन है। तो यहां पर टाइम लिमिट में आप लोग को अपील करनी होगी इस कोर्ट के सामने, तो 60 से लेकर 120 दिन दिए जा रहे हैं, तब जाकर यहां पर ये जो कोर्ट है ये यहां पर डिसाइड करेगा कि इलीगल है या फिर इलीगल नहीं है। यानी कि एनआरसी में अगर नाम नहीं है तो दिक्कत में आने की कोई जरूरत नहीं है, एक और अपॉर्चुनिटी आप लोग को दी जाएगी ताकि आप लोग अपनी चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट कर सकें। बड़ी प्यारी न्यूज है, पर्सनली बहुत प्यारी न्यूज लगी मुझे, आपको भी सुनकर मजा आएगा। यहां पर जो बात की जा रही है 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है जिसको वित्त आयोग आप लोग बोलते हैं। तो संविधान के अंदर जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 280 में इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। अभी 15वां फाइनेंस कमीशन हमारा देखने को मिला जो कि एनके सिंह जी की अध्यक्षता में है। तो इसके द्वारा बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात बोली गई है, वो बात यह है कि यहां पर आप लोग जो आज की डेट में हेल्थ सेक्टर है वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है, तो स्टेट लिस्ट में से निकाल के इसको कॉन्करेंट लिस्ट में सेंड कर दो। तो ये लिस्ट क्या होती है, जब आप लोग अपने संविधान के अंदर जाएंगे तो 7वां शेड्यूल में आप लोगों को 3 लिस्ट लिखी हुई है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कई सारे ऐसे मैटर लिखे हुए हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल और रेगुलेशन बना सकती है, पार्लियामेंट में एक्ट पास कर सकती है। स्टेट लिस्ट में जैसे कि एजुकेशन के बारे में बात कर लीजिए, सॉरी हेल्थ के बारे में बात कर लीजिए, एजुकेशन तो कॉन्करेंट में है, तो यहां पर स्टेट लॉ बना सकती है, सेंट्रल लॉ नहीं बना सकता। कॉन्करेंट में जो मैटर आ जाता है उसमें कौन सा है, जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया एजुकेशन, तो सेंटर ने क्या लाया, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ गया। तो यहां पर क्यों लेकर आया, क्योंकि उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया है। पहले वो भी यहां पर किसी में थी, वो भी यहां पर स्टेट लिस्ट में थी, पर लेकिन स्टेट लिस्ट में तो स्टेट में तो राज्य ही इस पर लॉ बना पाएगा, तो इसलिए उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाता है ताकि दोनों मिलकर काम कर सकें। तो अगर कॉन्करेंट लिस्ट में यहां पर ये आ जाता है तो फिर दोनों मिलकर काम कर पाएंगे, तो इसका मतलब दोनों रूल और रेगुलेशन यहां पर बना पाएंगे। तो 42 यानी कि 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में। उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो एजुकेशन है उसको वहां पर स्टेट में से हटाकर उसको किस में डाल दिया गया था, उसको यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। तो इसी तरीके से अभी हेल्थ को निकालने की बात की जा रही है कॉन्करेंट लिस्ट में, ताकि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है को निकलकर तो यहां पर सेंटर भी उसके ऊपर रूल और रेगुलेशन बना सके। तो जिस तरीके से हमारी कंट्री में कई सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आप लोग बात करिए नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो यहां पर नाबार्ड बोलते हैं एग्रीकल्चर के लिए। इसी तरीके से नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया एनएचबी, हाउसिंग के लिए यानी कि घर बनाने के लिए। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, टीएफसीआई बोलते हैं, तो टूरिज्म के लिए। तो इसी पैटर्न पर बोल रहे हैं कि यहां पर डेवलपमेंट फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, किसके लिए यहां पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए बेसिकली हेल्थ के लिए, ताकि हेल्थ के फील्ड में काम किया जा सके। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है।
तो यानी कि इसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, ताकि हमारी कंट्री में जो नॉर्मल सिटी, जैसे 2 टायर सिटी होगी, 3 टायर सिटी होगी, तो इनमें काम किया जा सके। कुछ तो जैसे आज जैसे आप लोग बात करिए 1 टायर सिटी के बारे में बात करते हैं, तो 1 टायर सिटी में आप लोग को बड़ी बड़ी सिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, ठीक है, कोई ये इसी के साथ में हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो ये आप लोगों को सिटी देखने को मिलेगी। तो टोटल मिलाकर 8 सिटी है टायर 1 में। फिर टायर 2 और टायर 3 आती हैं। तो ये जो नॉर्मल सिटी होती हैं, जो कि ज्यादा मॉडर्न नहीं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कम पॉपुलेशन है, तो उनमें भी ढंग से हेल्थ की जो सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, उस एरिया में फोकस करने की बात इनके द्वारा बोली जाती है। तो कई सारी प्यारी प्यारी रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी गई है, जो कि आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए भी। पहले तो बात ये बोली गई कि यार जो हमारी कंट्री में जीडीपी है ना, उसका लगभग आप लोग 2.5% खर्च करो हेल्थ के ऊपर। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में भी लोग जो है अपनी जेबों से खर्च करते हैं, और उसके चलते वो गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये स्टेप यहां पर उठाना है। दूसरा बात की जा रही है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए आप लोग फंडामेंटल कमिटमेंट ऑफ ऑल द स्टेट, यानी कि हर एक राज्य का यहां पर फंडामेंटल कमिटमेंट होना चाहिए स्टेट का, ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। लगभग 2/3 जो हेल्थ स्पेंडिंग है यहां पर वो स्टेट खर्च करे, ना कि खर्च करें यहां पर इंसान जिसकी बीमार है। यानी कि एक तरीके से जहां पर जो प्रॉपर इंप्लीमेंट होना चाहिए, ताकि यहां पर इंश्योरेंस वगैरह उसको अवेलेबल कराया जा सके। तो इसी के चलते बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया में भी काम करने के लिए कि इंपॉर्टेंस यहां पर यूनिवर्सलाइजेशन हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जा रही है। अगर यूएसए के अंदर आप लोग जाओगे तो आज के डेट में बिना इंश्योरेंस के आप लोग वहां पर रह नहीं सकते हैं। हर एक इंसान का कंपलसरी है इंश्योरेंस। कल को कोई भी बीमारी होती है तो अगर इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो यहां पर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो इंश्योरेंस जरूरी है, उससे क्या होता है काफी कम खर्च यहां पर होते हैं और हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ में हेल्थ केयर कोड होना चाहिए सेंटर और स्टेट के लेवल पर, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो दोनों मिलकर काम कर सकें। ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना इंडियन सिविल सर्विसेज, ऐसे ही यहां पर ऐसी इंडियन टीचिंग सर्विस होनी चाहिए। इंडियन टीचिंग सर्विस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ताकि इसमें भी यहां पर इस लेवल पर काम किया जा सके। तो इंटर स्टेट जो है, जो भी डिस्पैरिटी है आज के में अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके के पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो उसको काफी तरीके से ऐसा किया जाए ताकि ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ऑल इंडिया जो सर्विस एक्ट 1951 उसका सेक्शन 2A है, उसके अंदर चेंज करना चाहिए। और बाकी आप लोगों को पता ही है हमारी कंट्री में क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसको आप लोग ढंग से लेकर आगे चल सकते हैं ताकि चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में हम लोग आगे लेकर बढ़ सकें। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा स्कीम हो गई, क्या कॉन्करेंट लिस्ट है, क्या सेंट्रल लिस्ट है, क्या स्टेट लिस्ट है। फाइनेंस कमीशन के बारे में याद रखिएगा, 15th फाइनेंस कमीशन है। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, 14th फाइनेंस कमीशन हमारी कंट्री में इसके चेयरमैन कौन थे? 14th फाइनेंस कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हमारी कंट्री में सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, सबसे बड़ा जो चेंज किया गया वो 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही चेंज किया गया था। और वो कितना चेंज किया गया था ये तो आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो जाकर सर्च करना, इतनी बार बता चुका हूं, फाइनेंस कमीशन भी अलग अलग से पढ़ा चुका हूं, आप लोग को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए जाकर सर्च कीजिएगा एक बार। ओके, आगे बढ़ता हूं। आगे बात करते हैं, यहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, काफी प्यारी न्यूज है, याद रखिएगा जो बात अभी, चलिए बता ही देता हूं वरना बोलोगे कि सर बताया नहीं। तो याद रखना इसके बारे में, ये बात की जा रही है पहले 14th फाइनेंस कमीशन में यहां पर 32% यहां सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होता था टैक्स का। ठीक है, फिर इसको बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। अब की बार 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा 41% कर दिया गया है। आप लोग बोलोगे 1% घटा दिया, घटाया नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में नई यूनियन टेरिटरी बन गई है जम्मू एंड कश्मीर, तो इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 1% दिया गया है, और बाकी के जो राज्य हैं उनको यहां पर 41% दिया गया है। ठीक है, तो ये टैक्स जो शेयर है जिसके बारे में याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेसिकली अगर क्वेश्चन बने तो। ठीक है, जो 15th फाइनेंस कमीशन था वो 2015 से लेके 2020 तक का उसका टाइम ड्यूरेशन रहा, 2015 से लेके 2020 तक का, तो 15th फाइनेंस कमीशन का ये टाइम ड्यूरेशन रहा। ओके, आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहां पर निसार के बारे में। तो ये जो निसार है ये क्या है, क्यों है न्यूज में, इसके बारे में समझ लेते हैं। निसार क्या है पहले आप लोग ये समझिए। यहां पर नासा और इसरो ने मिलकर कोलैबोरेट करने की बात की जा रही है, एक सैटेलाइट को बेसिकली डेवलप किया जा रहा है जिसको निसार का नाम दिया गया है। ठीक है, निसार क्या है यहां पर, निसार में यहां पर एन से हो गया नासा, आई से हो गया इसरो, और फिर है सार। सार का मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो यानी कि एक तरीके की जो रडार है उसके डेवलपमेंट की बात यहां पर की जा रही है। सैटेलाइट की जो लॉन्च की जाएगी यहां पर 2022 में इसकी लॉन्च की जाएगी। कहां से की जाएगी? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यहां पर इंडिया और यूएसए मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी कंट्री की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इसरो, और यहां पर नासा है जो कि यूएसए की है, ये दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। तो नासा जो है यहां पर वो बेसिकली ये किस लिए यहां पर जो सार है बेसिकली नासा यूज करेगा इसको, ताकि जो सरफेस के अंदर जो कोई भी चेंज हो रहा है पृथ्वी के तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो अगर बात करें टेक्निक, अगर यहां पर देखेंगे
तो ये प्रोड्यूस करेंगी हाई रिजोल्यूशन इमेज पृथ्वी की, ताकि हम लोग जान सके कहां कहां पर क्या क्या चेंज हो रहा है। तो इसके चलते जो रडार के बेस पर हम लोग डार्क जो क्लाउड यानी काले काले जो बादल हैं उनमें भी हम लोग पेनिट्रेट कर पाएंगे, चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, खासकर डे और नाइट दोनों तरीके से काम कर पाएगी। तो काफी एक इफेक्टिव टूल आने वाले टाइम में आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये लगभग जो ग्लोब है एवरी 12 डेज यानी कि हर 12 दिन में ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया करेगी, जिसके चलते आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इतनी तरीके से यहां पर चीजों को रखा जाएगा। 3 ईयर का यहां पर ये मिशन रखा जा रहा है, जिसके चलते अर्थ पे अगर बात करें पृथ्वी को या फिर जो आइस यानी कि बर्फ है, फिर सी, सबको यहां पर ढंग से जिसकी इमेज तैयार की जाएगी हम लोग, ताकि जो भी आज के में चीजें हैं अपने प्लेनेट के बारे में उनको ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो यहां पर नासा है वो क्या काम करेगा, जो इसरो है वो क्या काम करेगा। तो पहले तो नासा की फुल फॉर्म क्या है, क्या बोलते हैं, याद है, इसको बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा जो है स्पेस एजेंसी है यूएसए की, इसके द्वारा बोला गया है कि ये क्या करेगा, ये यहां पर बेसिकली प्रोवाइड करेगा वन रडार फॉर द सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट के लिए एक रडार जो कि हाई रेट कम्युनिकेशन, जो यहां पर एक तरीका सब सिस्टम प्रोवाइड कराएगा। डेटा से रिलेटेड यहां पर जीपीएस सिस्टम भी इसमें यूज किया जाएगा, पेलोड डेटा सब सिस्टम से रिलेटेड साथ बात की जा रही है, यानी कि यहां पर नासा जो है वो यहां पर एक हाई जो बेसिक प्रोवाइड करेगा रडार फॉर द सैटेलाइट, ठीक है। इसी के साथ में लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना भी यहां पर लासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में क्या किया जाएगा, स्पेसक्राफ्ट बस आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में सेकंड टाइप ऑफ रडार जिसको एस बैंड की रडार बोला गया है, ये इंडिया प्रोवाइड कराएगा। इसी के साथ में लॉन्च व्हीकल जो है एसोसिएटेड विद लॉन्च सर्विस, तो इंडिया भी यहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराने वाला है। तो काफी अच्छे लेवल पर काम किया जाएगा आने वाले टाइम में। प्राइमरी गोल क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो देखिए अर्थ को सरफेस को चेक किया जाएगा, वोल्केनो कहीं पर ज्वालामुखी तो नहीं आ रहे हैं, कहीं पर ग्राउंड वाटर जो है उसमें से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं निकल कर आ रही है, आइस पिघलकर कहीं ज्यादा तो नहीं निकल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फायदा क्या होगा, रिसोर्सेज को ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। एक तल को कोई नेचुरल हजार्स होता है, इनके सुनामी आती है, साइक्लोन आता है, उसके बारे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्या क्या कंडीशन बन रही है, उसको हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसी के साथ में लोकल चेंज क्या हो रहा है लोकल एरिया में, उसको हम लोग रीजनल बेसिस पर समझ पाएंगे। तो डेटा बेटर अंडरस्टैंडिंग में हम लोग समझ पाएंगे लैंड सरफेस के अंदर क्या चेंज हो रहा है। इसी के चलते जो हार्डर आउटर लेयर है यहाँ पर, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ेगी। तो घुमा फिराकर अगर ये ढंग से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है तो बहुत सारी बातें आप लोग जो है पृथ्वी के बारे में जान पाएंगे, और कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो इनका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। जियोग्राफी से रिलेटेड न्यूज है और यहां पर क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। आप लोगों को पता है सुएज कैनाल जो है वो बंद हो गई थी रिसेंटली, अभी अब तो फिलहाल उसको शायद ओपन कर दिया गया है। तो यहां पर सुएज कैनाल से होता हुआ जो यहां पर पानी जो बेसिकली ये था, तो इससे होता हुआ यहां पर रूट जाता है, यूरोप के साथ में कनेक्ट करता है। तो ये रेड सी को कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी के साथ में, और यहां से काफी कुछ यहां पर बात की जा रही है 5 बिलियन पर डे यहां पर बेसिकली जो यहां पर जो व्यापार होता है। अगर बात करें तो यहां पर अभी जो नया रूट है वो था कैप ऑफ गुड होप। ये नया रूट नहीं है, हालांकि ये पुराना रूट है, इससे पहले यही रूट फॉलो किया जाता था। तो फिर से इसी रूट को लोग जो है वो यूज करने के लिए बेसिकली मजबूर हुए। यहां से 14 दिन में काम होता है, यहां 24 दिन में काम होता है। यहां पर ये जो डिस्टेंस है जितनी यहां पर चलनी पड़ती है उससे डबल डिस्टेंस यहां पर चलनी पड़ती है। इसीलिए अंग्रेजों ने हमारी कंट्री के ऊपर जो कंट्रोल हुआ था वो काफी तगड़ा बढ़ा लिया था जब सुएज कैनाल ओपन की गई। कैप ऑफ गुड होप जो है यहां पर ये बेसिकली आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका के अंदर। जो पेनिसुला है ना, यहां पर पेनिसुला क्या होते हैं, जैसे इंडियन पेनिसुला बोलते हैं, 3 साइड से जो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में हेडलैंड बोला गया है। तो नैरो पीस ऑफ लैंड जो है वो यहां पर स्टिक आउट हो जाता है जो कोस्ट से, यानी कि कोस्ट से हटके थोड़ा सा दूर चला गया, उसको हेडलैंड बोलते हैं। इसी के साथ में कैप ऑफ गुड होप जो है ये ज्वाइन करता है जो ईस्टर्न एशिया को यूरोप के साथ में, तो जो यहां पर सदर्न पार्ट अफ्रीका से होता हुआ, ठीक है। तो यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ और यहां से जाएगा। सुएज कैनाल ये क्या करती थी, ये मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन या फिर रेड सी के साथ में कनेक्ट करते हुए लेकर आगे चलती थी। तो कैप ऑफ गुड होप जो है यहां पर ये रूट था, ठीक है, जो कि लगभग 8,900 किलोमीटर बड़ा है सुएज कैनाल के रूट के कंपेयर में। तो इसीलिए यहां पर काफी ज्यादा एनर्जी और काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। कैप ऑफ गुड होप इसलिए यहां पर न्यूज में आ गया क्योंकि सुएज कैनाल का रास्ता जो है वो ठप पड़ गया था। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये इसका एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है। इसको पहले यहां पर कैप ऑफ स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता था ओरिजिनली 1488 तक। फिर बागे आगे चलकर जो पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था यहां पर बार्थोलोमेनू, ठीक है, ये डायस इनके आगे चला, नाम चेंज कर दिया गया, कैप ऑफ गुड होप रीनेम किया गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। बाकी ये यहां पर जो कनेक्ट करने की बात करते हैं मैंने आप लोगों को बताई दिया। तो सुएज कैनाल के साथ में ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में है। यहां पर ये हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है और हिस्ट्री में जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है गढ़वाल हिमालय वाले रीजन से, ठीक है। तो गढ़वाल हिमालय वाले रीजन में लगभग 193 साइट जो है वो आइडेंटिफाई की गई है, जो कि पहले यहां पर इनको रुइन कर दिया गया था, यानी कि एक तरीके से ये खत्म हो चुकी थी, तो ये खंडर बन चुके हैं। तो इनको आइडेंटिफाई किया गया है 193।
36 बड़े बड़े पोर्ट हैं यानी कि किले हैं यहाँ पर, फोर्ट बड़े बड़े, 12 प्रोमिनेंट क्लस्टर हैं यहाँ पर जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। मेजोरिटी जो है मेडवल टाइम में जो गढ़वाल हिमालय था उत्तराखंड के अंदर में, उससे रिलेटेड थे यहाँ पर, जो कि स्ट्रेटेजिकली काफी इंपोर्टेंट हुआ करते थे। फोर्ट की जो डेटिंग है लगभग 8th सेंचुरी में यहाँ पर इनको बनाया गया था, जो डाइवर्स एल्टीट्यूड पर देखने को आप लोगों को मिलते हैं। कुछ वैली के अंदर है, कुछ रिजेस के अंदर है, कुछ यहाँ पर ये हिल टॉप के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो नॉर्मली ये बिल्ड किए गए यहाँ पर, ये बात की जा रही है यहाँ पर, ये है कात्यूरी डायनेस्टी जो है बेसिकली, ठीक है। कात्यूरी जो डायनेस्टी है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अभी कहां पर न्यूज में थी। तो ये अगर आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में बन सकता है। अगर टाइम ड्यूरेशन की आप लोगों से बात करूं तो लगभग 700 सीई से लेके 800 सीई तक यहाँ पर जो कात्यूरी जो डायनेस्टी है यहाँ पर ये डिवाइड हो गई थी कई छोटे छोटे रीजन में, अलग अलग एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इनके द्वारा बना ली गई थी। आगे चल के 15वीं सेंचुरी में यहाँ पर जिनका नाम था किंग अजयपाल, इनके द्वारा जो कि 37th किंग थे यहाँ पर पारमार डायनेस्टी के, इनके द्वारा चीजों को कॉन्सोलिडेट किया गया एक सिंगल स्टेट के अंदर में, जिसको आज के डेट में आप लोग गढ़वाल बोलते हैं। तो ये है पर्टिकुलर डायनेस्टी इस पर्टिकुलर रीजन की। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इन्वायरमेंट के बारे में, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज यहां पर देख लेते हैं। ये जो यहां पर बात की जा रही है अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में बात की जा रही है। तो अफ्रीका के अंदर जो एलिफेंट है यानी कि जो हाथी है, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया जो अफ्रीका का हाथी यहाँ पर ये यहाँ पर 2 पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो ये पर्टिकुलर रीजन कौन कौन सा है यहाँ पर, तो ये डिक्लेयर किया गया इनको यहाँ पर अफ्रीकन जो फॉरेस्ट है सवाना वाला रीजन, उसी के साथ में जो एलिफेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया तो अफ्रीकन फॉरेस्ट और सवाना वाले रीजन के अंदर में, तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड और यहाँ पर इंडेंजर्ड की कैटेगरी दी गई है। अफ्रीकन जो एलिफेंट है यहाँ पर ट्रीट किया जाता है एक सिंगल स्पीसीज जो कि वनरेबल की कैटेगरी में आता है। अगर बात करूं यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो 2 स्पीसीज हैं उनको यहाँ पर सेपरेटली IUCN की लिस्ट में डाला गया है, यानी कि एक तो अफ्रीकन हो गया और दूसरा सवाना वाला हो गया, तो इनको अलग अलग रीजन में यहाँ पर अलग अलग उसमें डाला गया। एक को तो इंडेंजर्ड बोला गया, एक को क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला गया। तो ये पहली बार ऐसी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो लार्जेस्ट एनिमल है अगर बात करें आज के डेट में अर्थ के ऊपर, जो कि काफी बड़ा साइज में है यहाँ पर ये, ठीक है। तो स्लाइटली लार्जर देन एशियन, यानी कि एशिया के अंदर जो हाथी पाए जाते हैं उसे थोड़ा सा बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। दे हैव 2 फिंगर लाइक फीचर, जो एंड होता है जो यहाँ पर बेसिकली अगर ट्रंक के बारे में आप लोग बात करते हैं तो एशियन एलिफेंट में 1 होता है। इसको आप लोग थोड़ा देखिएगा तब आप लोग समझ पाएंगे। यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ये पिक्चर मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर की थी। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर 2 इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर सिंगल है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही बात इसके अंदर बोली गई। तो एलिफेंट जो है यहाँ पर ये इसके बारे में बात करें तो देखिए बेसिकली यहाँ पर अगर पैट्रियार्कल सोसाइटी की हम लोग बात करते हैं जो पुरुष प्रधान से है, पर लेकिन यहाँ पर मैट्रियार्कल यानी कि यहाँ पर जो फीमेल लीड करती है ग्रुप को, यानी कि फीमेल को ज्यादा एक तरीके से तजब्बू दी गई है, तवज्जो दी गई है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आइए अब देख लेते हैं आज का क्विज, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में फिर पूरा क्विज देखेंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि काफी एक तरीके से वैसे देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है आंखों का ध्यान रखने के पॉइंट ऑफ से। शॉर्ट न्यूज देखी हम लोगों ने, काफी इंपॉर्टेंट थी। इंटरनेशनल न्यूज देखी, जापान के एड के बारे में बात करी, बीमारी के बारे में भी देखा। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने ULPIN के बारे में जाना। इसी के साथ में अगर बात करें स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ देखी हम लोगों ने, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में क्या क्या चीज़ें समझा। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोगों ने समझा। साइंस एंड टेक में NISAR यानी कि इंडिया की जो इसरो और नासा मिलकर काम करे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप के बारे में देखा। लोकेशन भी आप लोगों ने यहाँ पर दिखाई। हिस्ट्री में बात करें तो गढ़वाल वाले रीजन के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने की, जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। और इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एलिफेंट के बारे में जाना, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना है किस कंट्री के साथ में फ्रेंडशिप पार्क की बात की जा रही है, और इस कंट्री को द लैंप ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। नेशनल जो यहाँ पर क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके द्वारा कब तक बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में 20 से लेकर 30% तक कम किया जाएगा जो पार्टिकुलेट मैटर है। ट्राइबल से रिलेटेड बात की जा रही है, ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, यानी कि ट्राइबल में टीबी को रोका जाएगा जो बीमारी है, जो कि कैसी बीमारी है यहाँ पर ये, ठीक है, बैक्टीरियल बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में आगे बात करें यहाँ पर किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर योगा से रिलेटेड एक कमेटी बनाई जा रही है कि कैसे इसको ढंग से इंप्लीमेंट करना है। ULPIN की फुल फॉर्म बताइए। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। इसको जो बोला गया अभी हेल्थ को किस लिस्ट में से निकालकर किस में डालने की बात की जा रही है। IUCN के द्वारा किस पर्टिकुलर जो जानवर है, जिनावर है, कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड 2 कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाते हैं। आगे बढ़ता हूं, ये 31 मार्च का रिवीजन एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या क्या बातें की जा रही देख लेते हैं।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का जो डेटा है फॉर बेटर लाइफ, ठीक है, तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म और जो कल्चर है उनके साथ में मिलकर, एक सीएम है एक राज्य के, मिलकर काम किया जा रहा है। तो इनके द्वारा जो छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर है खजुराहो वाला, तो उसको डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो अंडर कौन सी स्कीम के? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है यहाँ पर वो डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बात करती है। ये कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए एक न्यू रिपोर्ट जो कि बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, रिप्लेस करेगी यहाँ पर बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। तो किसके द्वारा डिसाइड किया गया यहाँ पर? ये कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि नो परमिट नो टेक ऑफ के बारे में बात की जा रही है और किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये स्कीम, ये बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कौन सा सेक्शन है जो डिफेमेशन के बारे में बात करते हैं, कौन सा सेक्शन है जो यहाँ पर इनसाइट अगर किसी कम्युनिटी को लड़ाई के लिए उकसाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं इंडियन पिनल कोड का, ठीक है। इसी के साथ में सेंटर के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट किया गया 4.3 जो आरटीआई के जो फॉर्म थे एनुअली, तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? कौन सा आर्टिकल यहाँ पर ये बेसिकली पावर देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में, ठीक है, सॉरी कौन सा आर्टिकल पावर देता है प्रेसिडेंट के हाथ में कि वो अपॉइंट कर सके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में नए चीफ जस्टिस आने वाले रमन्ना साहब, तो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 48, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 46वें प्रेसिडेंट है यूएसए के, एक बच्चा बोला था सर कंफ्यूजन हो गया यूएसए के प्रेसिडेंट 46वें हैं, 48वें हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आंसर देखिएगा, अपना स्कोर जरूर लिखेगा क्योंकि मुझे पता चलता रहना चाहिए कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आगे बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये बेटर लाइफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ मिलकर जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत। टूरिज्म जो पर्यटन मंत्रालय है यहाँ पर सेंट्रल ये सेक्टर स्कीम है जो कि डेवलपमेंट ऑफ द आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम, जिसमें डेवलप किया जाएगा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के अंदर। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा न्यू रिपोर्ट जिसको बोला जा रहा है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये रिप्लेस करने वाली है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को। तो नया एडिशन अभी आ रहा है यहाँ पर। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल एविएशन उसके बारे में बात की जा रही है, तो नो परमिशन नो टेक ऑफ, इसके बारे में बात की जा रही है। किससे रिलेटेड? ड्रोन के बारे में, जो ड्रोन उड़ाए जाते हैं। सेक्शन 153 ये बेसिकली हेट स्पीच के बारे में बात करते हैं। सेक्शन जो 500 डिफेमेशन के बारे में बात करते हैं, किसी की इंसल्ट कर देना। सेक्शन 505 जो है ये अगर किसी कम्युनिटी को यहाँ पर उकसाया जाता है, ठीक है, अगेंस्ट अनदर कम्युनिटी, उसके बारे में बात करते हैं इंडियन पिनल कोड का। तो ये यहाँ पर हमारी कंट्री के सेक्शन यहाँ पर ये बातें करते हैं। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत यहाँ पर जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के द्वारा बोला गया कि 4.3 आरटीआई जो है वो सेंटर के द्वारा रिजेक्ट की गई है। आर्टिकल 124 जो है यहाँ पर ये पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ताकि वो अपॉइंटमेंट कर सके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये है पूरा डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो यहाँ से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए और अपना जो कंप्लीट मंथ वाली जो आप लोगों की वीडियो है मार्च वाली वो भी आप लोग देखेगा ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।